वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यूशन जियांग को बता रही होती है कि तुम्हारे डैड को गाओई के डैड के गबन के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी फैक्ट्री ने तुम्हारे डैड को फायर कर दिया क्योंकि उनके गाओई के डैड के साथ कनेक्शंस थे। तुम्हारे डैड ने कोई भी कंप्लेन नहीं की और उनके पास जो कुछ था वो बेच दिया ताकि वो गाओई के डैड की मदद कर सके और उनकी सजा कम हो सके। दूसरी तरफ गाओई के डैड इसको कह रहे होते हैं कि आखिर जियांग चशन, तुमने मुझे सारा इल्जाम अपने सर लेने के लिए क्यों कहा। गाओई अपने डैड से कहता है कि डैड ये सब माजी की बात हो गई है और जियांग चशन को अपने किए की सजा भी मिल गई है। जियांग यूशन का शुक्रिया अदा करती है इसके डैड की बातें बताने के लिए, तो यूशन कहती है कि तुम मेरा कितना शुक्रिया अदा करोगी। जियांग कहती है कि मैं वाकई में तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी परवाह नहीं करते और अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे डैड तुम पर इतना ट्रस्ट क्यों करते थे। जियांग कहने लगती है कि मेरे डैड ने कहा था कि अगर कुछ भी हो जाए मैं आपसे मदद मांग सकती हूँ और आपसे मदद मांगना ऐसा ही होगा जैसे मैं अपनी फैमिली से मदद मांग रही हूँ। यूशन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है कि वाकई में इसके डैड ने ये बात कही है और ये जियांग से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आज जियांग यंगजियान के पास लंच करने के लिए गई होती है और यहाँ पर जोयोंग की ड्राइंग देखती है, जिसको देखकर ये पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि यंगजियान की जोयोंग से पहली मुलाकात तब हुई थी जब ये अपनी मॉम के साथ इनके घर पर रहने के लिए आ गई थी। जियांग कहती है कि तुम्हें शुरू से पता था कि मेरे और जोयोंग के दरमियान मसला है, तो यंगजियान कहता है कि हाँ। और अब हमें जियांग के पास का सीन दिखाया जाता है। जोयोंग इससे पूछती है कि तुम आखिर नैनजिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन पर गिव अप क्यों कर रही हो, तो जियांग कहने लगती है कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना चाहती हूँ। जोयोंग कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर एडमिशन ही नहीं लेना तो तुमने दूसरों का चांस जाया क्यों किया। जियांग कहती है कि सबको ही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इसीलिए कोई भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता और मुझे वहाँ पर एडमिशन अपनी काबिलियत की बिना पर मिला है। जोयोंग कहती है कि सब जानते हैं कि तुम्हारे डैड नैनजिंग यूनिवर्सिटी के एक बहुत अहम स्पॉन्सर हैं। यंगजियान कहने लगता है कि इस लड़ाई की वजह से जोयोंग हर्ट हुई थी और वो अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसके कारण उसने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हासिल की वो इसको ज्यादा पसंद नहीं करती थी। यंगजियान इसे पूछने लगता है कि आखिर तुमने अपने एडमिशन पर गिव अप क्यों किया। ऐसा करके उसे ये लगा कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। जियांग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इसका एंड ये होगा और फिर पास दिखाया जाता है कि जियांग अपने डैड के पास जाकर कहती है कि डैड, मैं नैनजिंग यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि सबको यही लगता है कि मुझे आपकी वजह से एडमिशन मिला है। ये जानने के बाद यंगजियान कहता है कि तुमने उसको पूरी बात एक्सप्लेन क्यों नहीं की। जियांग कहती कि मैं और जोयोंग इतने क्लोज नहीं थे कि मैं उसको कोई बात समझा पाती। अब जियांग यंगजियान से कहती है कि मैं तुम्हें तेंग्यू के सारे ऑनलाइन बिजनेस दूंगी क्योंकि तेंग्यू को लेकर मेरा गोल ये है कि 100 साल पहले जिस पोजीशन पर तेंग्यू थी फिर से मैं तेंग्यू को उसी जगह पर लेकर आऊं और ये कि हर चाइनीज फैमिली के पास तेंग्यू के शूज के पेड़ जरूर हों। यंगजियान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। इसकी वजह तुम्हारी कंपनी का मकसद नहीं है बल्कि मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझता हूँ और इसके साथ जोयोंग भी अब माजी को भुलाने के लिए तैयार है और उसे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियांग को ये सुनकर अच्छा लगता है और ये इससे कहती है कि तुम मेरी तरफ से जोयोंग का शुक्रिया अदा कर देना। अब सिर्फ तेंग्यू के लिए डिजाइनर का इंतजाम करना बचा होता है, तो आज जियांग एक डिजाइन कंपनी में आती है, लेकिन इनकी फीस बहुत ही ज्यादा होती है जो जियांग अफोर्ड नहीं कर सकती होती। ये यहाँ से जाने लगती है तो इसको यहाँ पर वेंशन मिलता है। वेंशन कहता है कि मैं इस कंपनी के साथ बहुत बिजनेस करता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जियांग कहती है कि मुझे याद है कि जब आखिरी दफा तुमने मेरी मदद की थी तो मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, इसीलिए मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं कर सकती। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। वेंशन इसको जाते हुए कहता है कि तुम फ्री यूनिकॉर्न कभी भी आ सकती हो। अब यूशन जियांग को बताती है कि मैंने जियोन के साथ अकाउंट मैनेज कर लिए हैं, लेकिन मुझे डर है कि अगर हमने एम्प्लॉयज को पूरी सैलरी नहीं दी तो वो हमारे साथ और देर तक नहीं रह पाएंगे। जियांग यूशन से पूछती है कि पहले तेंग्यू फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप के लिए काम करती थी, इसकी वजह यही है कि तेंग्यू का अब मजीद कोई फ्यूचर नहीं है। यूशन इसको बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप को इसलिए बढ़ा रहे थे ताकि ये तेंग्यू को फिर से उसी पोजीशन पर ला सके। इसके बाद शू गोंगी से कहता है कि जियांग को मीटिंग के लिए बुलाओ और अब जियांग फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप में आ गई होती है। वेंशन इसको देखते ही कहता है कि आओ मैं तुम्हें फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप दिखाता हूँ, ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। फिर वेंशन जियांग को फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप दिखाने लगता है। जब ये इसको अपने ऑफिस में लेकर आता है तो जियांग इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये पहले इसके डैड का ऑफिस हुआ करता था। जियांग वेंशन से कहती है कि फ्री यूनिकॉर्न के कैनवस शूज तेंग्यू ही बनाया करता था।
अगर दोनों साइड्स ही इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने के लिए तैयार होंगी तो हम दोनों को ही फायदा होगा। वेंशन कहता है कि अगर हम दोबारा मिलकर काम करेंगे तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तेंग्यू की लेबर कॉस्ट कुछ ज्यादा ही है। जियांग कहती है कि इस प्रोजेक्ट से फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप को 85% प्रॉफिट होगा, तो मुझे नहीं लगता कि तेंग्यू की प्राइस कुछ ज्यादा है। वेंशन कहता है कि मैं साउथ एशिया में जा सकता हूँ जहाँ पर मुझे इससे भी सस्ती लेबर मिल जाएगी। जियांग कहती है कि ठीक है, फिर मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहकर जियांग चली जाती है। अब यहाँ से निकलते हुए ही जियांग को वोंगली की मीटिंग के लिए कॉल आ जाती है और अब ये बाओशिंग पहुँच जाती है। आज मीटिंग में शू ने तेंग्यू के बिजनेस को चलाने के लिए प्रोफेशनल टीम्स और डिजाइनर्स बुलाए होते हैं जो कि प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद शू जियांग से कहता है कि तुमने आज की मीटिंग से क्या सीखा। जियांग कहती है कि तेंग्यू के बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें अपनी प्रोडक्ट पर काम करना होगा, यानी कि हमें अपने डिजाइन को बेहतर करना होगा और इसकी एडवर्टाइजमेंट भी करवानी होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वो ऐसा कर सकते हैं। शू कहता है कि और क्या सीखा, तो जियांग कहती है कि हर चीज की शुरुआती पैसों से होती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। शू इससे और भी पूछ रहा होता है तो जियांग को गुस्सा आ जाता है और ये कहने लगती है कि क्या तुम थोड़ा सा और इंतजार नहीं कर सकते हो, तुम्हें इतनी जल्दी है कि तुम मुझे रिप्लेस कर दो। शू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, हमें पहले चलकर खाना खाना चाहिए। जियांग कहती है कि ना ये मुनाफिकों वाला रवैया बंद करो और मैं बस तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम इस साल के एंड तक का इंतजार कर लो। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। अब जियांग यहाँ से जाते हुए वेंशन को कॉल करती है और इसकी बताई हुई प्राइस से भी पर शूज की प्राइस कम कर देती है। तो वेंशन कहता है कि मैं तुम्हें कल ही कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हूँ। जियांग कहती है कि मेरी बस एक ही शर्त है कि तुम्हें पेमेंट पहले करनी होगी। वेंशन इसके लिए माने गया होता है कि इतने में शू यहाँ पर आ जाता है जो जियांग की कॉल बंद कर देता है और अब शू जबरदस्ती जियांग को बाहर लेकर आ रहा होता है। ये जियांग को गाड़ी में बिठाता है, लेकिन जियांग गाड़ी से बाहर आ जाती है और यहाँ से चली जाती है। शू उसके पास गाड़ी लेकर आता है और उसे कहता है कि मुझे भूख लगी है। अब शू इसका इंतजार कर रहा होता तो जियांग गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। फिर जब ये लोग रेस्टोरेंट आ जाते हैं तो जियांग इसे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस मीटिंग के जरिए से मेरे बिजनेस आइडियाज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। शू कहते हैं कि मैं इस बात की परवाह करता हूँ कि तुम आगे क्या करने वाली हो। जियांग कहते हैं कि अगले हफ्ते से तेंग्यू यूनिकॉर्न के लिए काम करेगा। शू कहता है कि अगर तुम तेंग्यू के पुराने बिजनेस को चलाना चाहती हो इसमें कोई मसला तो नहीं है, लेकिन तेंग्यू को उसकी पोजीशन पर वापस लेकर आने के लिए तुम्हें फ्री यूनिकॉर्न के लिए एज अ OEM काम नहीं करना चाहिए। जियांग कहते हैं कि मैं ये बात समझती हूँ, ये सिर्फ शुरुआत है, मैं बहुत जल्द तेंग्यू के लिए डिजाइनर्स हायर करूंगी। और अब फ्री यूनिकॉर्न का ऑर्डर मिलने के बाद फैक्ट्री में काम शुरू हो गया होता है। अब जियांग ने फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को कैफेटेरिया में बुलाया होता है। जियांग इन सबको बताती है कि अब से हम लोग काम शुरू करने वाले हैं। सभी वर्कर्स कहने लगते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं। जियांग कहती है कि अभी तेंग्यू सिर्फ फ्री यूनिकॉर्न के लिए काम कर रहा है, लेकिन अब से तेंग्यू खुद अपनी प्रोडक्ट्स बनाएगा। अब यहाँ पर एक वर्कर कहने लगती है कि तेंग्यू के शूज को नए डिजाइन चाहिए, क्योंकि 10 साल पहले तेंग्यू में 10 डिजाइनर्स हुआ करते थे और अभी जो हमारे पास डिजाइन है वो बहुत पुराने हो गए हैं। इसकी ये बात सुनते ही जियांग इनको 2 शूज दिखाती है और इनसे पूछती है कि इसका डिजाइन आप लोगों को कैसा लग रहा है, जो सभी वर्कर्स को काफी पसंद आता है। और जियांग ने तेंग्यू के शूज पर सिर्फ कलरफुल लेसेस को स्टाइल से बांध दिया होता है, जिससे शूज वाकई में खूबसूरत लग रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर सभी वर्कर्स के लिए खाना आ जाता है और जियांग कहने लगती है कि मैंने खाने की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आप सबके लिए न्यू शेफ्स हायर किए हैं। ये देखकर तो सारे वर्कर्स बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जाओयिंग भी तेंग्यू के न्यू शूज का आइडिया देख रही होती है। अब योशन जियांग को बताती है कि अभी हमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मास्टर सांग कहते हैं कि मार्केट में हर चीज की प्राइस बढ़ रही है, तो क्यों ना हम अपने शू पेयर की भी प्राइस बढ़ा दें। दूसरा वर्कर कहने लगता है कि इस प्राइस पर कोई हमारे शूज नहीं खरीद रहा, अगर प्राइस बढ़ गई तो फिर कौन हमारे शूज खरीदेगा। जियांग कहती है कि हमें इस सिचुएशन में अपनी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करनी होगी। तो ये वर्कर कहने लगता है कि फिर हमें शूज का मटेरियल चेंज कर लेना चाहिए। वर्कर कहने लगता है कि मैं एक फैक्ट्री को जानता हूँ जो हमें इसी क्वालिटी का मटेरियल 5% कम प्राइस में देने को तैयार है। जियांग कहती है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसको ट्राई करना चाहिए। मास्टर सांग से कहती है कि आप हमारे शूज की क्वालिटी का ख्याल रखेंगे। अब इनकी ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो यूशन इससे कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। यूशन जियांग से कहती है कि हमें डिजाइनर का बंदोबस्त जल्द से जल्द करना होगा। जियांग कहती है कि मुझे तेंग्यू के लिए कैसा डिजाइनर चाहिए जिसका स्टाइल काफी यूनिक हो और उसके डिजाइन तेंग्यू के शूज के कॉन्सेप्ट से भी मिलते हो। यूशन कहती है कि तुम्हारे दिमाग में कोई है जो ये सब काम कर सकता हो। जियांग इसको जाओयिंग के डिजाइन दिखाती है। यूशन कहने लगती है कि मैं इसको जानती हूँ और इसको एनिडा से निकाल दिया गया था क्योंकि इसने फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप का एक प्रोजेक्ट लिया था। ये सुनकर जियांग को अपनी बेवकूफी का एहसास हो रहा होता है तो यूशन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ये कर सकती हो। अब सॉन्ग शू को बता रही होती है कि जाओयिंग की वीडियोस के साथ हमारी और लीडो की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है।
शू कहता है कि तुमने इस दफा अच्छा काम किया है। अब ये वर्कर इस फैक्ट्री के ऑनर जिसका नाम लियो होता है उसको कॉल करके कह रहा होता है कि मुझे बहुत मुश्किल से तुम्हारी फैक्ट्री के लिए काम मिल गया है। अब शू ऑफिस में होता है, ये गोंगली से तेंग्यू की कंडीशन के बारे में पूछता है। गोंगली कहता है कि फ्री यूनिकॉर्न ने अपने ऑर्डर की पेमेंट तेंग्यू को कर दी है, लेकिन मसला ये है कि तेंग्यू को बहुत ही थोड़ा प्रॉफिट हुआ है। शू कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जियांग इन पैसों का सही से इस्तेमाल करेगी। शू अब गोंगली से जियांग का वर्क शेड्यूल पूछता है तो गोंगली कहता है कि जियांग आजकल मार्केट के बारे में रिसर्च कर रही है। वो सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करती है और वीक में कोई छुट्टी भी नहीं करती। ये सुनकर शू कहता है कि अगर वो इतनी मेहनत नहीं करेगी तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगी। आज जियांग लीडो डिपार्टमेंट के लिए जो पेंटिंग कर रही होती है, जियांग भी उसको देखने के लिए आई होती है। यहाँ पर गाओई जियांग को देख लेता है, लेकिन जैसे ही जियांग गाओई को देखती है यहाँ से चली जाती है। अब मॉल में जियांग को इसकी पुरानी दोस्तें मिलती हैं। इसकी एक फ्रेंड कहने लगती है कि क्यों ना जियांग तुम हमारे साथ चलकर कॉफी पियो। वेंचन की फियांसे कहने लगती है कि जियांग अब एक फैक्ट्री चलाती है, उसके पास हमारे साथ कॉफी पीने का वक्त नहीं होगा। ये जियांग की काफी इंसल्ट कर रही होती है। जियांग इसके पास आकर कहती है कि अब तुम्हें पता है कि मैं बिजी हूँ तो फिर मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है और दूर खड़े जाओयंग और गाओये भी जियांग को देख रहे होते हैं। आज घर पर शू अपनी मॉम के लिए डिनर बनाता है। ये डिनर पर अपनी मॉम से कहता है कि मैं अपनी फैक्ट्री का शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ। मॉम कहती है कि अगर तुम तैयार हो तो मैं ये पूरी फैक्ट्री तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ। शू कहता है कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं फैक्ट्री को नहीं चलाने वाला, मैं सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करूंगा। शू कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको साल के एंड के बोनसेस की फिक्र है, अब चूंकि ये आपको मिल जाएंगे तो आप आराम से हॉस्पिटल जा सकती हैं। मॉम कहती है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि चैरिटी लग रही है। शू कहता है कि मुझे और आंट को आपकी फिक्र है, तो मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मॉम कहने लगती है कि जब मैं अपनी फैक्ट्री की इस साल की प्रोडक्ट्स बेच दूंगी तो मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। अब शू टीटी मीडिया में कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें कुछ प्रोडक्ट्स भेज रहा हूँ जिसको तुमने कल की लाइव स्ट्रीम में बेचना है। शू अपनी मॉम से कहता है कि अब तो आपकी शर्त पूरी हो गई है, तो इस पर इसकी मॉम भी मुस्कुरा देती है। आज जायंग गाओई के साथ डिनर के लिए आई होती है। गाओई डिनर के लिए जो भी ऑर्डर कर रहा होता है वो दूसरी तरफ यंग जियान घर पर जायंग के लिए बना रहा होता है। जायंग गाओई से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्ट्रॉबेरीज पसंद है, तो गाओई कहता है कि मुझे जियांग ने इसके बारे में बताया था, वैसे भी तुम दोनों का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है। जायंग पूछने लगती है कि आपको मेरी आज की पेंटिंग कैसे लगी, तो गाओई कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग काफी अच्छी थी, मुझे लगता है कि तुम्हारा पेंटिंग स्टाइल चाइनीज है जो कि एनिडा ब्रांड को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जायंग कहती है कि तुम भी ऐसा ही सोचते हो। गाओई कहने लगता है कि मुझे बहुत बुरा लगा था कि जब तुम्हें एनिडा से निकाल दिया गया था, लेकिन तुम इसके लिए जियांग को इल्जाम नहीं देना। बाहर से तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही रूड लगती है, लेकिन उसका मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं होता कभी भी। जायंग कहती है कि कुछ वक्त के लिए मैंने जियांग को इस सब का जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे उसको इल्जाम देना चाहिए, और वैसे भी वो बहुत मुश्किल में अपनी फैक्ट्री चला रही है। ये सुनकर गाओई कहने लगता है कि क्या बॉशिंग के इन्वेस्टर्स ने जियांग को बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है, तो जायंग कहती है कि क्या जियांग ने आपको ये बात नहीं बताई। गाओई इस बात का कोई जवाब नहीं देता और इतने में इनका डिनर आ जाता है। दूसरी तरफ यंगजियान ने भी बिल्कुल सेम ही खाना टेबल पर लगा दिया होता है। इतने में जायंग की मॉम यहाँ पर आती है, लेकिन यंगजियान को लगा होता है कि जायंग आई होगी। यंगजियान जायंग के बारे में पूछ रहा होता है तो मॉम बताने लगती है कि वो आज घर नहीं आएगी क्योंकि वो डेट पर गई हुई है। यंगजियान पूछता है कि वो किसके साथ गई है, तो मॉम कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि वो उसे काफी पसंद करती है। ये सुनकर यंगजियान थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहा होता है और फिर यंगजियान यहाँ से चला जाता है। यंगजियान यहीं पर बैठा होता है और ये जायंग को गाओई के साथ आता हुआ देखता है। जायंग घर पर आने के बाद गाओई का स्केच बना रही होती है, काफी खुश दिखाई दे रही होती है, जबकि दूसरी तरफ यंगजियान फिशिंग करने के लिए आया होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा उदास होता है। आज गाओई जियांग से मिलने के लिए तेंग्यू आता है। गाओई जियांग को देखकर कहता है कि क्या तुम्हें फैक्ट्री में रहने की आदत हो गई है। जियांग कहती है कि तुम्हें इस तरह से बात शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। गाओई कहता है कि अगले हफ्ते लीडो का एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है, हम फेस्टिवल में तुम्हारे लिए जगह रखेंगे, रेंट भी ज्यादा नहीं है और हम तुम्हारे ब्रांड को प्रमोट करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जियांग कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। गाओई कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी जवाब देना नहीं चाहिए, ये तेंग्यू के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जियांग कहने लगती है कि मैं जियांग चिशन की बेटी हूँ, तुम्ही ने फ्री यूनिकॉर्न को तबाह करने के लिए ये स्कीम बनाई थी ताकि तुम हमारी फैमिली का ये हाल देख सको, और अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम तेंग्यू को बचाने में मेरी मदद करना चाहते हो। अगर इस वक्त में मेरी कोई भी मदद करेगा तो मैं उसकी मदद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा तुम मुझे कभी भी अपना ये चेहरा नहीं दिखाओगे और ये याद दिलाने की कोशिश नहीं करोगे कि मेरी हालत कितनी काबिल तरस है। ये कहकर जियांग से चली जाती
जाती है, लेकिन जाते हुए जियांग रो रही होती है और गाओई को भी ये बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता। इसके बाद जियांग सी क्लब आकर ड्रिंक करने लगती है। यहाँ पर एक लड़का जियांग को तंग कर रहा होता है। जियांग इसे जाने का कह रही होती है, लेकिन इसको बार बार तंगी किया जा रहा होता है। इतने में यहाँ पर शू आ जाता है और ये इस लड़के को यहाँ से भगा देता है। जियांग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, तो शू अब इसको घर लेकर जा रहा होता है। शू जब जियांग को कार के पास लेकर आता है तो जियांग रोते हुए कहने लगती है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही हूँ। ये गाओई का नाम लेकर कहने लगती है कि अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले बता दिया होता तो अब जो कुछ हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता। और शू गाओई का नाम सुनकर हैरान हो गया होता है। शू जियांग से कहता है कि गौर से देखो आखिर मैं कौन हूँ। तो जियांग कहने लगती है कि गाओई मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शू जियांग से कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो और फिर जियांग शू को किस कर देती है और उसके बाद ये नीचे गिर जाती है। अब शू जियांग को गाड़ी में लेकर जाने वाला होता है कि यूशन की कॉल आ रही होती है। शू यूशन की कॉल उठा लेता है और फिर शू जियांग को यूशन के ही घर ले आता है। यूशन शू से कह रही होती है कि मुझे माफ करना, तुम्हें इतनी रात को इसको यहाँ पर लेकर आना पड़ा। शू कहता है कि कोई बात नहीं और फिर शू यहाँ से चला जाता है। जियांग सो रही होती है और यूशन अब जियांग के टॉवल से हाथ साफ कर रही होती है। और घर पर जाने के बाद शू जियांग का वीचैट देख रहा होता है और गाओई के बारे में सर्च करने की कोशिश कर रहा होता है। जियांग तो यूशन के घर पर आराम से सो रही होती है, लेकिन शू को रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती और इसको जियांग के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है। जियांग की सुबह जब आंख खुलती है तो शू इसके साथ लेटा होता है, लेकिन जियांग ये सपना देख रही होती है और उठकर देखते है तो इसको मालूम होता है कि ये यूशन के घर पर है। इतने में यूशन यहाँ पर आकर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रखे हैं, तुम उनको चेंज कर सकती हो। जियांग कहने लगती है कि मुझे माफ करना, कल रात आपको मुझे आकर पिक करना पड़ा। यूशन कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जियांग कहती है कि कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। यूशन कहती है कि फ्यूचर में इतना ड्रिंक नहीं करना, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, नीचे आकर वो कर लो। यूशन के यहाँ से जाने के बाद जियांग सोच रही होती है कि आखिर इसको ये सपना क्यों आया है। आज शो जब कंपनी आता है तो ये बहुत ही अजीब सा फील कर रहा होता है और कुछ सोचने के बाद यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में काम हो रहा होता है, लेकिन 3 वर्कर्स बैठकर यहाँ पर कार्ड्स खेल रहे होते हैं। जियोन यहाँ पर आता है और इनके कार्ड्स नीचे फेंक देता है और गुस्से में पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग कार्ड्स क्यों खेल रहे हो यहाँ पर बैठकर। तो तेंग्यू आता है तो यहाँ पर जियांग ने गार्ड रख लिया होता है। ये शू से भी इसका नाम वगैरह पूछने के बाद ही इसको अंदर जाने देता है। अब जियोन ल्यूजन से कह रहा होता है कि तुम हर रोज यहाँ पर आकर ये कार्ड्स खेलते हो, तुम लीडर हो लेकिन तुम लीडर की तरह बिहेव नहीं करते। इसी बात पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है और जियान गुस्से में ल्यूजन को काम से निकाल देता है। इतने में यहाँ पर जियांग भी आ जाती है। जियान ल्यूजन के पास आते कहने लगती है कि जियान ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा है, लेकिन आपका भी यहाँ पर कार्ड्स खेलना ठीक नहीं है, इससे फैक्ट्री का माहौल खराब होगा, लेकिन मैं जियान से बात करने की कोशिश करूंगी। ल्यूजन इसकी बात मान जाता है और जियांग भी बाकी सबसे कहती है कि तुम सब भी अपना काम करो। जियांग वापस जा रही होती है तो यहाँ पर शू खड़ा होता है। जियांग शू को अपने ऑफिस में लेकर आती है और इससे कह रही होती है कि आज तुम अचानक यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए हो। शू कहते कि क्यों, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। जियांग कहती कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने बस तुम्हें काफी लंबे अरसे से नहीं देखा तो आज यूँ अचानक देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी। शू कहते कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि हम काफी लंबे अरसे से नहीं मिले। जियांग कहती कि हाँ, हमने लास्ट टाइम साथ में डिनर किया था। शू यहाँ पर बैठकर कहने लगता है कि कुछ लोग जब ड्रिंक करते हैं तो बहुत ही अजीब हरकतें करते हैं। जियांग कहती है कि मैं कोई गलती ना करूँ इसीलिए मैंने काफी लंबे अरसे से ड्रिंक नहीं किया। शू इस पर भी हैरान होकर पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है। तो जियांग कहती है कि अगर मैं सच बोलूं तो कल रात मैंने थोड़ा सा ड्रिंक किया था, और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो तुम यूशन से इसके बारे में पूछ सकते, क्योंकि मैं कल रात यूशन के साथ थी। शू से पूछने लगता है कि क्या तुम कल रात सिर्फ यूशन से मिली थी और किसी से नहीं। जियांग कहती है कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं कसम खा लेती हूँ, लेकिन शू कहते हैं कि इस सब की जरूरत नहीं है। शू जियांग से कहते हैं कि मुझे तेंग्यू की फाइनेंशियल रिपोर्ट लाकर दिखाओ। जियांग ये लेने के लिए आती है और यहाँ पर जियान आ जाता है जो कहने लगता है कि मैंने ल्यूजन को फायर किया था लेकिन तुमने उसे यहाँ पर रहने दिया। जियांग कहती है कि आपको इतने सारे वर्कर्स के सामने ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे वर्कर्स भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। जियान तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। ये जियांग से कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर ल्यूजन रहेगा तो फिर मैं फैक्ट्री कभी भी वापस नहीं आऊंगा। ये कहकर जियान यहाँ से चला जाता है। शू जियांग के पास आता है, कहने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो हम फैक्ट्री के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन अब चूंकि कंपनी में मसला चल रहा है तो मैं तुम्हारी प्रोफेशनली मदद कर सकता हूँ। जियांग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। जियांग शू को फाइनेंशियल रिपोर्ट देती है और इसको लेने के बाद शू यहाँ से चला जाता है। अब जियांग यंगजियान के पास आती है और इसे कहती है कि तुम जियान से बात करो कि वो हमें मटेरियल पहले सप्लाई कर दे और जैसे ही वेंशन मुझे पेमेंट करेगा तो मैं उसके पैसे दे दूंगी। यंगजियान कहता है कि मैं कोशिश कर देखता हूँ। अब फैक्ट्री में जाकर जियांग 2 अनाउंसमेंट्स करती है। पहली अनाउंसमेंट ये होती है कि अब फैक्ट्री में जो भी मटेरियल आएगा उसको पहले चेक किया जाएगा, और फिर जियांग मास्टर जांग को सबके सामने लेकर आती और कहती है कि आज हम मास्टर जांग को कंग्रेचुलेशंस कहेंगे, क्योंकि आज इनको तेंग्यू में काम करते हुए 40 साल हो गए
हैं। अब ने फैसला किया है कि मास्टर ज़ांग को फैक्ट्री का डिप्टी डायरेक्टर बना दिया जाए। इस पर सभी मास्टर ज़ांग के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। जियांग कहती है कि जो भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स होंगे वो मास्टर ज़ांग ही साइन किया करेंगे। ये अनाउंसमेंट सुनकर ल्यूजन को गुस्सा आ रहा होता है। इस अनाउंसमेंट के बाद ल्यूजन कुछ वर्कर से ये कह रहा होता है कि अगर तुम लोग अगले महीने भी पैसे कमाना चाहते हो तो तुम लोगों को किसी और फैक्ट्री में चले जाना चाहिए, और ऐसा करने के लिए ये सभी वर्कर्स मान भी जाते हैं। लेकिन ल्यूजन की बातें सुनकर शाओलिन कुछ सोच रही होती है। शो जियांग को मैसेज करता है कि मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया हूँ, तो आज हम मिलकर डिनर करते हैं। जियांग इसके लिए मान जाती है। अब शो इस रेस्टोरेंट में आकर जियांग का इंतजार करने लगता है। जियांग शो से मिलने के लिए आ ही रही होती है कि इसे एक कॉल आ जाती है, जिसको सुनकर ये कहती है कि मैं फौरन यहाँ पर आ रही हूँ। दूसरी तरफ शो जियांग का इंतजार कर रहा होता है। जियांग तेंग्यू पहुँचती है तो गार्ड इसको बताता है कि अभी कुछ देर पहले ट्राईसाइकिल पर एक आदमी फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ है। जियांग गार्ड के केबिन में छुप कर देखने लगती है और यहाँ पर ल्यूजन एक वर्कर के साथ कुछ सामान लेकर जा रहा होता है। अब ल्यूजन जब बाहर जाने ही वाला होता है तो जियांग बाहर आ जाती है। ल्यूजन इसको देखकर घबरा तो जाता है, लेकिन कहने लगता है कि फैक्ट्री में कुछ कचरा पड़ा था तो मैंने सोचा कि आज रात इसको फैक्ट्री से निकाल दूं। जियांग कहती है कि मुझे देखने तो दो कि आखिर इस कचरे में ऐसा क्या है जो तुम्हें उसको फेंकने के लिए इस वक्त आना पड़ रहा है। जियांग पास आने लगती है, लेकिन ये जियांग को पीछे कर देते हैं। जियांग ल्यूजन से कहती है कि ये गैर कानूनी है और फिर ये दोनों जबरदस्ती इस सामान को चेक करने लगते हैं, लेकिन ये तीनों भी इन दोनों को रोक रहे होते। इतने में यहाँ पर यंग जियान आ जाता है और यंग जियान इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और ये देखकर ये सारे भागने लगते हैं। ल्यूजन कहता है कि मिस जियांग मैं आपको सारी बात समझाने के लिए तैयार हूँ। तो यंग जियान कहता है कि समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैंने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया और ये वीडियो दिखा दी तो तुम्हें 1 साल जेल में गुजारना पड़ेगा। ल्यूजन जियांग से कहने लगता है कि मेरी जिंदगी भी बहुत मुश्किल है, मैं अपनी फैमिली की खातिर ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं 20 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, तो प्लीज तुम इस दफा मुझे जाने दो। जियांग कहती है कि मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन तुम अब से तेंग्यू में काम नहीं कर सकते हो। ल्यूजन कहते हैं कि ठीक है, मैं आज ही रात यहाँ से चला जाऊंगा। जियांग इन सबको शुक्रिया अदा करती है। यंग जियान का दोस्त साथ में डिनर करने के लिए कह रहा होता है तो जियांग को याद आता है कि ये तो आज शू के साथ डिनर करने वाली थी, और ये याद आते ही जियांग यहाँ से चली जाती है। जियांग जब रेस्टोरेंट पहुँचती है तो रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है। जियांग शू को कॉल करने वाली होती है कि इतने में शू अपनी गाड़ी में यहाँ पर आ जाता है। जियांग इसके पास जाती है, कुछ कहने वाली होती है तो शू इसको कहता है कि मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। जियांग शू से पूछती कि क्या तुमने डिनर कर लिया है, तो शू के पेट से आवाज आ रही होती है और फिर ये दोनों डिनर करने के लिए मार्ट में आ जाते हैं। शू कहता है कि मैंने तुम्हारा इतनी देर इंतजार किया और अब तुम मुझे डिनर में ये खिला रही हो। तो जियांग कहती है कि थोड़ा वेट करो, और फिर जियांग शू के लिए एक स्पेशल हैमबर्गर बनाती है और अब जियांग इसको ट्राई करने का कहती है। शू पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन जियांग रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम इसे एक दफा तो ट्राई करके देखो, और फिर शू इसके कहने पर यह हैमबर्गर ट्राई कर ही लेता है। अब जियांग शू के लिए मिल्क टी बनाती है और जब ये टी जियांग शू को दे रही होती है तो शू इसके हाथ को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी है। जियांग कहती है एक छोटे से झगड़े को सुलझाते हुए मुझे ये चोट लग गई है। शू कहता है कि तुम किस झगड़े की बात कर रही हो, तो जियांग कहती है कि तुमने लास्ट टाइम फैक्ट्री में जो झगड़ा देखा था आज मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। शू कहता है कि तुम मेरा थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करो। फिर शू जियांग के लिए बैंडेज ले आता है। शू जियांग को कहता है कि मुझे अपना हाथ दो। जियांग कहती है कि मैं खुद कर लूंगी। फिर शू खुद ही इसका हाथ पकड़कर बैंडेज लगाने लगता है। बैंडेज लगाने के लिए जियांग शू को थैंक्स बोलती है और शू फिर इसकी बनाई हुई ड्रिंक ट्राई करने लगता है। तो जियांग शू से कहती है कि वहाँ पर कुछ जल रहा है, बाहर ट्रैश कैन में आग लग गई होती है। शू इसको बहुत गौर से देख रहा होता है और फिर इसको अपने बचपन का सीन याद आने लगता है कि जब इनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। शू बाहर खड़ा होता है। एक वर्कर आकर शू से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे डैड और अंकल अभी भी फैक्ट्री में ही हैं? लेकिन शू इस बात का कोई जवाब नहीं देता और इसके हाथ में जो ड्रिंक होती है वो नीचे गिर जाती है और प्रेजेंट में भी शू के हाथ से ये ड्रिंक नीचे गिर जाती है। जियांग से पूछती कि क्या तुम ठीक हो? तो शू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ बुरी मेमोरीज याद आ गई थी। जियांग कहती है कि क्या तुम्हें आग से डर लगता है? शू इस बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो शू जियांग से पूछता है कि क्या तुम जब छोटी थी तो फैक्ट्री में खूब खेला करती थी? तो जियांग कहती है कि हाँ। तो शू कहता है कि मैं भी फैक्ट्री में खेला करता था। शू इससे पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी किसी फैक्ट्री में आग लगी देखी है? जियांग कहती है कि मेरे डैड ने फैक्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना रखे थे, इसीलिए मुझे नहीं याद कि कभी फैक्ट्री पर कोई हादसा हुआ हो। शू कहने लगता है कि जब मैं 5 साल का था तो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी। उस दिन मैं फैक्ट्री में खेल रहा था, मैंने अपनी आंखों से फैक्ट्री में आग लगते देखी है और उस दिन मेरे डैड और अंकल फैक्ट्री में ही फंस गए थे और उस आग से बचकर वापस नहीं आ पाए। ये सब बताते हुए शू बहुत इमोशनल हो गया होता है। जियांग भी ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। शू के पास आकर कहती है कि अब ये माजी का हिस्सा है। जियांग कहने लगती है कि कुछ बुरी चीजों को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं जिससे आपका दर्द कम हो जाता है। जियांग की ये बात सुनकर शू को अच्छा लगता है। वापस फैक्ट्री आने के बाद जियांग इस बैंडेज को देखकर कुछ सोच रही होती है। आज सॉन्ग जायोंग के साथ फ्री यूनिकॉर्न आती है क्योंकि फ्री यूनिकॉर्न टीटी मीडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते होते हैं। जायोंग की लास्ट लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद अब जब ये दोनों फ्री यूनिकॉर्न के
मैनेजर से बात कर रही होती हैं तो ये कहते हैं कि जोयंग का काम बहुत अच्छा है लेकिन इसमें विजन की कमी है। सॉन्ग कहती है कि फिर हम विजन को जोयंग के आर्ट में कैसे ला सकते हैं। इसके लिए ये मिस सॉन्ग को एक फाइल देते हैं और इसमें पेंटिंग के इटालियन डिजाइन होते हैं। जोयंग ये डिजाइन देखने के बाद कहती है कि अगर आप यही काम मुझसे करवाना चाहते थे तो आपको मुझे इन्वाइट ही नहीं करना चाहिए था। ये मैनेजर्स कहने लगते हैं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो लेकिन दूसरों से सीख कर ही आप कोई पोजीशन बना सकते हैं। जोयंग कहती है कि सीखने से आपका क्या मतलब है, आप तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट का डिजाइन मुझे चोरी करने के लिए कह रहे हैं। तो ये मैनेजर कहने लगता है कि तुम सिर्फ उनसे मेन थीम लोगी और थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी के साथ डिजाइन बनाओ। जोयंग इन मैनेजर से कहती है कि मुझे पुराने फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की याद आ रही है। भले उनके डिजाइन थोड़े से ओल्ड फैशन थे लेकिन उन्होंने कभी भी इंटरनेशनल डिजाइनर्स के डिजाइन चोरी करने की कोशिश नहीं की। ये मैनेजर कहने लगता है कि हम आपके साथ वाकई में कॉपरेशन करना चाहते हैं और हमारी ऑफर की प्राइस भी काफी ज्यादा हाई है। जोयंग कहती है कि मैं आपकी ऑफर की रिस्पेक्ट करती हूँ। जोयंग मिस सॉन्ग से भी सॉरी कर लेती और कहती है कि इसका नतीजा जो भी होगा मैं उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी सूरत नहीं करूंगी। ये कहकर जोयंग यहाँ से चली जाती है और फिर मिस सॉन्ग भी इनकी ऑफर रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है। आज शो सी क्लब में एक मीटिंग के लिए आया होता है। जब शो के लिए खाना आता है तो ये मीट का कलर देखकर कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने अपना शेफ चेंज कर लिया है। तो मैनेजर कहने लगता है कि शेफ लिन को किसी और ने हायर कर लिया है। शो ये सुनकर हैरान होता है, कहने लगता है कि तुम लोगों की हाई सैलरी भी शेफ लिन को यहाँ पर नहीं रख पाई तो तुम लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैनेजर कहता है कि हमारी पुरानी VIP क्लाइंट मिस जियांग ने शेफ लिन को हायर कर लिया है। ये सुनकर शो हैरान होता है और इससे पूछने लगता है कि मिस जियांग ने शेफ लिन को तुम लोगों से भी ज्यादा सैलरी की ऑफर की थी। तो मैनेजर कहने लगता है कि पिछले साल शेफ लिन के रिश्तेदारों का पोर्क बिजनेस सही से नहीं चल रहा था तो मिस जियांग ने उनको कुछ क्लाइंट से मिलवाया था। तो अब जब मिस जियांग ने शेफ लिन को तेंग्यू में काम करने की ऑफर दी तो वो यहाँ से चले गए। शो के लिए तो ये बात काफी सरप्राइजिंग होती है। इसके बाद मिस सॉन्ग ताओ से मिलने के लिए आती है। ताओ मिस सॉन्ग से शेंगचुन आर्ट प्रोजेक्ट में कोऑपरेट करने के लिए कह रहा होता है। मिस सॉन्ग कहती है कि इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत खुशी होगी। ताओ मिस सॉन्ग से पूछता है कि क्या तुम अपने बिजनेस की हर बात शू से शेयर करती हो। मिस सॉन्ग कहती है कि हाँ, क्योंकि शू ने पिछली इन्वेस्टमेंट दिलवाने में बहुत अच्छा काम किया था। अब सॉन्ग शू को कॉल करके इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और कहने लगती है कि इनके साथ काम करने के लिए मैं जोयंग को चुनूंगी। शू भी मिस सॉन्ग की इस बात से एग्री कर जाता है। इतने में गोंगली शू के पास आता है और उसे कहने लगता है कि कल तेंग्यू फैक्ट्री का प्रोडक्शन डायरेक्टर फैक्ट्री से सामान चोरी कर लेकर जा रहा था लेकिन जियांग ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। ये सुनते ही शू यहाँ से चला जाता है और आज जो दूसरे वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में वो भी फैक्ट्री को छोड़कर जा रहे होते हैं। मास्टर सांग इनको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये नहीं रुकते। अब वर्कर्स के छोड़ जाने की खबर यूशन जियांग को बताते हुए उससे पूछने लगती है कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। जियांग ये देखकर कहने लगती है कि जो जाना चाहते हैं उनको जाने दें। यूशन कहती है कि अगर ऐसे ही वर्कर हमारा साथ छोड़कर जाते रहे तो मुझे डर है कि हम फ्री यूनिकॉर्न का ऑर्डर वक्त पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर शू आ जाता है। शू जियांग से कहने लगता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कल रात ल्यूजन को पकड़ने के लिए गई थी। जियांग कहने लगती है कि कुछ भी नहीं हुआ था, तुम बताओ क्या पियोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। शू उसका फोन साइड पर रखता है, कहने लगता है कि बात नहीं बदलो। जियांग कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। शू कहने लगता है कि तुम एक लड़की हो और कल रात तुम अकेले ल्यूजन से मिलने के लिए चली गई, अगर वो जिस बात में आकर कुछ कर देता तो। जियांग कहती है कि पहले तो ये मसला हल हो गया और वैसे भी यंग जियान उस वक्त मेरे साथ था। शू ये सुनकर हैरान होता है, कहने लगता है कि तुम मेरे बजाय यंग जियान से मदद मांग सकती हो। जियांग कहती है कि तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हें इस तरह के छोटे छोटे मसलों के लिए तंग तो नहीं कर सकती ना। और टाइम को देखकर कहने लगती है कि डिनर का टाइम हो गया है, अब तुम यहाँ आई गए हो तो मैं तुम्हें अपनी कैंटीन का खाना खिलाती हूँ। ये कहकर जियांग इसको यहाँ से ले जाती है। अब जियांग और शू फैक्ट्री की कैंटीन में खाना खाने के लिए आ गए होते हैं। शेफ लिन ने शू का फेवरेट मीट तैयार करके भेजा होता है तो शू कहने लगता है कि मुझे मालूम हो गया है कि तुम शेफ लिन को यहाँ पर हायर करने के लिए कामयाब हो गई हो। और फिर जियांग सारी स्टोरी बताने लगती है कि इसने शेफ लिन को यहाँ पर कैसे हायर किया है। शू जियांग से कहता है कि अगर तुम किसी काम को दिल से करो तो तुम बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकती हो। ये सुनते ही जियांग रुक जाती है और इमोशनल हो जाती है। शू से पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ है। तो जियांग कहती है कि मेरे डैड भी यही बात किया करते थे। शू कहता है कि मुझे माफ करना। तो जियांग कहती है कि कोई बात नहीं, खाना काफी मजे का है तो हमें ये खाना चाहिए। शू जियांग से कहता है कि खाने के बाद तो मुझे वर्कशॉप दिखाओगी। जियांग कहती है कि ठीक है। खाना खाने के बाद जब जियांग शू को वर्कशॉप दिखाने के लिए लेकर आती है तो यहाँ पर मशीन के चलने की आवाज आ रही होती है। इसको सुनते ही शू और जियांग आगे देखने के लिए चले जाते हैं। तो जियांग देखती है कि मास्टर जांग यहाँ पर कुछ वर्कर्स
वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं। जियांग की देखकर बहुत हैरान होती है, मास्टर जांग के पास आ जाती है। मास्टर जांग जियांग से कहने लगते हैं कि हमें अपना ऑर्डर वक्त पर देना है, इसीलिए मैंने फैक्ट्री के पुराने वर्कर्स को यहाँ पर ओवर टाइम काम करने के लिए जमा किया है, इसीलिए आप फिक्र नहीं करें, ये ऑर्डर वक्त पर डिलीवर होगा। ये देखकर जियांग इमोशनल हो जाती है और एक दूसरा वर्कर कहने लगता है कि ये आपका मुश्किल वक्त चल रहा है, इसलिए हम ओवर टाइम काम करने के आपसे पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि पहले ही आप हमें बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड कर रही हैं, इसीलिए हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। ये देखकर शू को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। अब जियांग जब साइड में आती है तो ये रोने लगती है। जियांग शू से जाने के लिए कहती है। शू जियांग को टिश्यू देता है। जियांग ये टिश्यू पकड़ लेती है। शू कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊँ तो तुम ठीक होगी। जियांग कहती है कि मैं अकेली नहीं, फैक्ट्री में इतने सारे लोग हैं। शू अभी भी यहीं पर खड़ा होता है तो जियांग इसको यहाँ से भेजने लगती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर शू यहाँ से चला जाता है। आज सुबह फैक्ट्री में कुछ लोग शाओलिन से मिलने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ शाओलिन मास्टर जांग से कह रही होती है कि ओवर टाइम काम करने से मुझे नहीं लगता कि हम वक्त पर ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे, हमें और वर्कर्स की जरूरत है। तो मास्टर जांग कहते हैं कि हमें काम करते रहना है और मैं और वर्कर्स लाने का भी इंतजाम करता हूँ। इतने में शाओलिन को कॉल आ जाती है, सुनने के लिए बाहर चली जाती है। शाओलिन लुजन से बात कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि मुझे थोड़ी सी ज्यादा सैलरी ऑफर करो। लुजन कहता है कि तुम्हें इस फैक्ट्री में आने का कोई भी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सैलरी पहले ही 100 युआन ज्यादा है। शाओलिन कॉल पर ही बात कर रही होती है कि ये लोग आकर शाओलिन को पकड़ लेते हैं और सिक्योरिटी भी शाओलिन को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। जियांग यहाँ पर आ जाती है और इसके कहने पर ये शाओलिन को छोड़ देते हैं। जियांग इसको पुलिस बुलाने की धमकी दे रही होती है तो ये औरत कहने लगती है कि शाओलिन कानूनी तौर पर मेरे बेटे की बीवी है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी से बचने के लिए मेरे बेटे को छोड़कर यहाँ पर आ गई है। जियांग शाओलिन से पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। शाओलिन कहती है कि जब मैं 20 साल की थी तो मेरी मॉम ने इनकी फैमिली से शादी के नाम पर 200 युआन का गिफ्ट लिया और मुझे इनके बेटे के साथ शादी करने के लिए फोर्स किया, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। ये औरत इस बात पर भी हंगामा कर रही होती तो शाओलिन कहने लगती है कि मैं अपनी मॉम को सब कुछ बता चुकी हूँ और मैं तुम लोगों के पैसे जल्दी वापस कर दूंगी। तो औरत कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने उन पैसों से तुम्हारे छोटे भाई के लिए घर बना लिया है और तुम आखिर मुझे ये पैसे कब वापस करोगी। मास्टर जांग जियांग से कहते हैं कि फैमिली झगड़ों को कोई भी सुलझा नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें भी इससे दूर रहना चाहिए। अब जियांग यूशन से शाओलिन के मसले के बारे में बात कर रही होती है तो यूशन कहती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है और इसको हल करने की जिम्मेदारी फैक्ट्री की नहीं है और उसका मसला भी काफी मुश्किल है, तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। जियांग कहने लगती है कि शाओलिन हमारे सभी एम्प्लॉयज में से काफी अच्छा काम करती है। यूशन जियांग से कहती है कि शाओलिन हमारी फैक्ट्री छोड़कर किसी दूसरी फैक्ट्री में जाना चाहती है जहाँ पर सैलरी ज्यादा हो, इसलिए तुम्हें इसकी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। जियांग कहती है कि शाओलिन इसीलिए ज्यादा पैसे कमाना चाहती है ताकि वो 200,000 युआन जमा कर सके जल्द से जल्द और इस शादी से अपने आप को आजाद करवा सके। बाहर खड़ी शाओलिन भी ये बातें सुन रही होती है। जियांग कहती है कि शाओलिन वहाँ से निकल आई है तो मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि जिंदगी में अपनी किस्मत बदलने के बहुत कम मौके होते हैं, इसीलिए मैं शाओलिन को उसका मौका गंवाने नहीं दूंगी। ये सुनते ही शाओलिन जियांग के पास आ जाती है और इसका शुक्रिया अदा करने लगती है। दूसरी तरफ शाओलिन के इन लॉज फैक्ट्री में हंगामा कर रहे होते हैं। शाओलिन के पास आकर कहती है कि मैं वापस किसी सूरत भी नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही इसकी मदर इन लॉ इसको मारने लगती है। यूशन तो ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और इतने में जियांग अपने साथ लॉयर को लेकर आ जाती है और कहती है कि शाओलिन की डाइवोर्स का केस लॉयर चिन ही हैंडल करेंगे। लॉयर चिन कहता है कि मैं शाओलिन की इन लॉ से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 साल पहले शाओलिन को हिरास किए जाने वाली रिपोर्ट भी है। ये देखकर तो शाओलिन इमोशनल हो जाती है। जियांग कहती है कि आप बात करने के लिए हमारा मीटिंग रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है और अब फैक्ट्री से तकरीबन सभी वर्कर्स जा रहे होते हैं। इन वर्कर्स के जाते ही जियांग अंदर आने के लिए कहता है तो इसके साथ ही बहुत सारे नए वर्कर्स फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और अब जियांग नए वर्कर्स से कुछ कहने के लिए जियांग को यहाँ पर बुलाता है। जियांग सबसे पहले तेंग्यू के सभी पुराने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करती है कि वो इस मुश्किल वक्त में भी फैक्ट्री को छोड़कर नहीं गए हैं और इसके बाद जियांग नए आने वाले वर्कर्स को वेलकम कहती है और कहने लगती है कि हम सब लोग तेंग्यू को एक बेहतर कंपनी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस पर सभी वर्कर्स तालियां बजाने लगते हैं और अब यूशन यहाँ पर अनाउंसमेंट करती है कि हर एम्प्लॉय को उसके काम की बिना पर प्रमोट किया जाएगा और इसके साथ हर साल उनकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। ये सुनकर तो सभी वर्कर्स काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोंगली भी वर्कर्स के लिए
जियांग और यूशन ने जो नए रूल सेट किए होते हैं वो शू को बता रहा होता है। जियांग की स्ट्रेटेजी सुनकर शू काफी इम्प्रेस होता है और कहने लगता है कि भला जियोन और ल्यूजन इस स्कीम के बारे में कैसे सोच सकते थे। गोंगली कहने लगता है कि जियोन जो 20 लोग वापस फैक्ट्री में लेकर आया है वो भी जियांग के प्लान का हिस्सा था। शू कहने लगता है कि जियांग ने ल्यूजन के सामने ये प्रिटेंड किया कि उसके और जियोन के दरमियान झगड़ा चल रहा है, जिसको देखकर ल्यूजन अपने आदमियों को लेकर एक ही दफा खुद चला गया और जियांग को इन सब को निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी और न ही जियांग को उनकी मंथली सैलरी के बदले में उनको कंपनसेट करना पड़ा। गोंगली कहता है कि मुझे समझ आ गई, ऐसा करके फैक्ट्री के वर्कर्स भी कम नहीं हुए। और शू कहता है कि उसकी इस स्कीम से उसके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई है और वर्कर्स को भी सैलरी ज्यादा होने का लालच मिल गया है। और अब शाओलिन ल्यूजन को इसकी ऑफर के लिए रिजेक्ट कर देती है और अब जियांग जियोन का इसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा कर रही होती है। ये दोनों ही हंस रहे होते हैं। जियांग अपने अंकल से कहती है कि आप बेस्ट एक्टर हैं। यूशन कहती है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो जियांग कहती है कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरा आइडिया इतना अच्छे से काम करेगा, इसीलिए मेरे अंदर आपको पहले बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। जियोन कहता है कि हम शू लेसेस के कलर बदल कर अपना काम नहीं चला सकते। तो यूशन कहती है कि हमें जल्द से जल्द तेंग्यू के लिए एक डिजाइनर चाहिए। ये सुनकर जियांग कुछ सोचने लगती है। जायोंग घर पर शूट कर रही होती है। शूट खत्म होने के बाद जायोंग यंगजियान के पास आती है और उसको शूज देती है और कहने लगती है कि मेरी पुरानी कोलीग ने मुझे ये शूज दिए हैं, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुए, इसलिए तुम कुछ दिन इन शूज को ट्राई करो और उसके बाद तुम मुझे अपना फीडबैक दे देना। यंगजियान तो बहुत खुशी खुशी इन शूज को ट्राई करता है। यंगजियान जायोंग से कहता है कि तुम अभी भी शूज को डिजाइन करना चाहती हो ना। तो जायोंग कहती है कि अगर मैं ऐसा चाहती भी हूँ तो क्या करूँ। आज जियांग यंगजियान के रेस्टोरेंट में आती है, कहती है कि आज रात हम हॉटपॉट खाएंगे। यंगजियान अपने शूज साफ कर रहा होता है तो जियांग कहने लगती है कि ये शूज तो एनिडा के हैं और मैंने अभी इनको स्टोर्स में भी नहीं देखा। तो यंगजियान कहता है कि ये भी मार्केट में नहीं आए। तो चिन बताने लगता है कि यंगजियान को ये शूज जायोंग ने दिए हैं ताकि वो इन शूज को ट्राई करके उसका फीडबैक बता सके। जायोंग का नाम सुनते ही जियांग यंगजियान से कहती है कि खाने पर तुम जायोंग को भी इनवाइट कर लो। अब इन सब ने डिनर की तैयारी कर ली होती है और ये जायोंग का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर जायोंग आ जाती है। जायोंग जियांग से कहती है कि मुझे जल्दी बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। जियांग कहती है कि तुम तेंग्यू में आकर उसकी डिजाइनर बन जाओ। जायोंग कहती है कि तेंग्यू अब फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की प्रोटेक्शन में नहीं है और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। मिडिल स्कूल से ही तुम वाहिद इंसान हो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। बाकी सब तो इन दोनों की गुफ्तगू से बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। जियांग जायोंग से कहती है कि मुझे माफ कर दो उस सब के लिए जो मैंने माजी में किया, लेकिन अब मैंने माजी को अलविदा कह दिया है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को फिर से जान सके। अब यंगजियान कहने लगता है कि हमें खाना खाना चाहिए इससे पहले कि ठंडा हो जाए। रात हो चुकी होती है और जियांग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। जायोंग ने भी ड्रिंक कर ली होती है और अब ये दोनों आपस में अपनी स्कूल की बातें कर रही होती हैं। शू ऑफिस से वापस आ रहा होता है तो ये जियांग को कॉल करता है। जियांग कॉल उठाकर कहने लगती है कि तुम कौन हो। शू कहता है कि तुमने फिर से ड्रिंक की है। तो जियांग कहने लगती है कि इसका तुम्हारे से क्या ताल्लुक है। शू से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो फोन पर ही जियांग जायोंग से कहने लगती है कि हमें फिर से मिलकर ड्रिंक करनी चाहिए। शू ये सुनने के बाद कॉल बंद कर देता है। इसके बाद शू यहाँ पर आ जाता है। जियांग तो मुझसे ड्रिंक कर ली होती है, इसको अपनी होश ही नहीं होती और शू जियांग के पास आता है और उसको यहाँ से लेकर चला जाता है। तेंग्यू आकर जियांग जैसे ही गाड़ी से बाहर आती है तो ये अजीब हरकतें कर रही होती है। शू कहने लगता है कि तुम जब अपने आप को संभाल नहीं सकती तो इतना ड्रिंक क्यों करती हो। जियांग कहने लगती है कि ड्रिंक करके तुम मुख्तलिफ तरह की खुशियों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। शू कहते है कि फिर तुम अब कैसा फील कर रही हो। जियांग शू के चीक्स पकड़ के कहने लगती है कि तुम खुद गेस कर सकते हो और फिर शू जियांग को किस कर लेता है। अगली सुबह जब जियांग उठती है तो यहाँ पर शू की टाई पड़ी होती है। इसको देखकर जियांग कुछ सोच रही होती है कि इतने में इसको शू की कॉल आ जाती है। जियांग इसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारी टाई मेरे पास क्या कर रही है। शू कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जियांग इसे पूछती है कि आखिर मैंने क्या किया है। शू कहता है कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसको बयान नहीं किया जा सकता और अब दिखाया जाता है कि कल रात क्या हुआ था। शू जियांग को इसके बेड पर लेकर आता है। जब ये जियांग को लिटा देता है तो जियांग एकदम से उठती है और कहती है कि मुझे और ड्रिंक करना है। शू जियांग के लिए पानी लेकर आता है और अब इसको पानी पिलाने के लिए उठा रहा होता है, लेकिन जियांग शू को पकड़ लेती है। शू अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है और जियांग से कह रहा होता है कि इसको बहुत दर्द हो रही है, लेकिन जियांग इसको छोड़ ही नहीं रही होती। इस सीन के बाद जियांग शू से पूछ रही होती है कि मेरे सवाल का जवाब दो। तो शू उसको कहता है कि मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूँ
और इसको याद दिलाने लगता है कि तुम आज प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए आ रही हो ना, तो याद से मेरी टाई भी मुझे वापस कर देना। ये कहकर शू कॉल बंद कर देता है। कॉल के बाद शू तो बहुत ही मुस्कुरा रहा होता है और जियांग को शू की टाई देखकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है। शू जब मीटिंग में होता है तो उसको याद आने लगता है कि कल रात ये जियांग के पास ही लेट गया था और कुछ टाइम के लिए जियांग को देखने लगता है। अब इसको याद करके शू मीटिंग में भी मुस्कुरा रहा होता है और अब जियांग भी यहाँ पर आ गई होती है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो इसका बिजनेस पार्टनर कहने लगता है कि तुम काफी अरसे से सिंगल हो, तो हमारे ग्रुप में एक वाइस प्रेसिडेंट लड़की है जो वाकई में बहुत अच्छी है, मैं उसको डिनर पर बुलाता हूँ, तो क्यों ना हम लोग साथ में डिनर के लिए चलें। लेकिन शू इसके लिए इनकार कर देता है। तो ये कहने लगता है कि करियर और फैमिली दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। शू कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये पूछने लगता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम जैसे इंसान को इमोशनल फीलिंग्स रखने पर मजबूर कर दिया है। इतने में यहाँ पर गोंगली आ जाता है और कहने लगता है कि मिस्टर शू आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो शू कहता है कि वो लड़की यहाँ पर आ चुकी है, इसीलिए मैं आपके साथ लंच नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर ताओ को अच्छा नहीं लगता। अब ताओ शू के पीछे आता है, इसे पूछने लगता है कि क्या तुम और जियांग वाकई में रिलेशनशिप में हो। शू कहता है कि तुम्हें गॉसिप्स करने की आदत कब से हो गई है। तो ताओ कहने लगता है कि तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी, ये उससे क्लोज होने का बहुत अच्छा मौका था। शू कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि हम इस जैसे वक्ती पार्टनर के साथ बाओशिंग की फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर करेंगे ताकि वो हमसे ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट के और मौके ले जाए। ये सुनने के बाद ताओ यहाँ से चला जाता है। शू जियांग के पास आता है और ये कल रात के बारे में कुछ कहने वाली होती है। तो शू कहता है कि काम के वक्त सिर्फ काम की बात करेंगे हम। शू के ऑफिस आने के बाद जियांग से बताती है कि मैंने तेंग्यू के लिए तमाम जरूरी स्टाफ को हायर कर लिया है, बस अब तेंग्यू के लिए डिजाइनर को हायर करना बाकी रह गया है। शू कहता है कि क्या तुम्हारी नजर में कोई है जिसको तुम डिजाइनर के तौर पर हायर करना चाहती हो। तो जियांग कहती है कि मैं जायोंग को तेंग्यू के डिजाइनर के तौर पर हायर करना चाहती हूँ। ये सुनकर शू कहने लगता है कि जायोंग का ना सिर्फ टीटी मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है बल्कि उसका एनिडा के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है, इसीलिए वो 2 साल के अंदर एज ए डिजाइनर काम नहीं कर सकती। जियांग कहती कि मैं जानती हूँ। शू जियांग से पूछने लगता है कि आखिर तुम सोच क्या रही हो। जियांग कहती कि टीटी मीडिया और एनिडा के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए ये दोनों ही जायोंग से सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के लिए शूज को डिजाइन करने का टैलेंट नहीं छीन सकते। यही कारण है कि जायोंग से बेहतर तेंग्यू के लिए और कोई डिजाइनर नहीं हो सकता। शू कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। जियांग शू को देख रही होती है तो शू कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ और भी कहना है। जियांग कहती कि मैं तो तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। शू कहते हैं कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें अभी जवाब दूंगा। जियांग कहती है कि तुमने कहा है कि तुम इसके बारे में सोचोगे। शू कहते हैं कि बहुत आसान तरीका है कहने का कि हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे या फिर हम कहीं और मिलते हैं। ये सुनकर जियांग चुपचाप यहाँ से उठकर चली जाती है और शू इसके जाने के बाद हंस रहा होता है। अब शू जियांग के आइडिया के बारे में गोंगली को बताता है और कहने लगता है कि इस वक्त जायोंग मेरे लिए एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर ज्यादा अहम है। गोंगली कहता है कि फिर तो मुश्किल में है क्योंकि तेंग्यू इस क्वार्टर का प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। शू कहता है कि जियांग के पास बहुत ज्यादा आइडियाज हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अपना कोई भी नुकसान होने देगी। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। गोंगली भी इसके पीछे आता है। शू लॉबी में आता है तो जियांग यहीं पर इसका इंतजार कर रही होती है। शू इससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अभी तक। जियांग कहती है कि लंच टाइम हो गया है, क्या हम बात कर सकते हैं। और फिर ये दोनों लंच करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। शू जियांग से पूछ रहा होता है कि आज तुम मुझे क्या खिलाने वाली हो। तो जियांग इसको फिर से मार्ट पर ले आती है। शू कहता है कि तुम्हें ये मार्ट इतना क्यों पसंद है। जियांग कहती है कि यहाँ पर आप जल्दी खाना खा सकते हैं और ये चीप भी है तो ये मुझे सूट करता है। अब ये खाना लेकर यहाँ पे बैठ जाती है। शू को भी बैठने का कह रही होती है तो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं खा सकता हूँ। जियांग कहती है कि तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुमने पहले खाया नहीं है। शू कहता है कि वो रात का वक्त था। जियांग कहती है कि जो कोई भी यहाँ से गुजरेगा उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो तुम पर ध्यान दे। और अब जियांग इसको जबरदस्ती यहाँ पे बिठाती है। फिर जियांग जल्दी से अपना लंच खत्म करके शू को उसकी टाई वापस कर देती है। जियांग कहने लगती है कि क्या हमने कल लाइन क्रॉस कर दी थी। शू कहता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या तुम माइंड करोगी अगर ऐसा कुछ हो गया हो। जियांग ये सुनकर कुछ सोचने लगती है और कहती है कि मैं माइंड नहीं करूंगी। शू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम कल रात को लेकर इतना परेशान क्यों हो। जियांग इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। शू कहता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम्हें इतनी परवाह क्यों है, असली वजह के बारे में सोचो और मुझे और अपने आप को इसका जवाब दो। ये कहकर शू ये बन खाने लगता है और कहता है कि ये इतना बुरा नहीं है। लेकिन जियांग कुछ नहीं कहती। अगले दिन जियांग मिस सॉन्ग से जायोंग के बारे में बात करने के लिए आई होती है। मिस सॉन्ग जियांग से कहती है कि तुम जानती हो कि जायोंग ने हमारे साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और अगर तुम उसको हायर करना चाहती हो तो तुम्हें 10 मिलियन प्लेंटी फीस देनी होगी। शू कहती है कि मैंने लॉयर से बात की थी और प्लेंटी फीस 1 मिलियन से ज्यादा नहीं है। मिस सॉन्ग कहती है कि फिर हमारी मुलाकात कोर्ट में होती है क्योंकि टीटी मीडिया को केस का कोई डर नहीं है। ये सुनकर शू यहाँ से जाने लगती है तो यहाँ पे मिस सॉन्ग की एक तस्वीर होती है जिसको देखकर ये पूछने लगती है कि क्या आपने भी कैमरेज से पढ़ा है। तो मिस सॉन्ग कहती है कि और किसने यहाँ से पढ़ा है। तो जियांग कहती है कि शू ने। तो मिस सॉन्ग कहती है कि शू मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर जियांग को अच्छा नहीं लगता और ये यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग जब फैक्ट्री पहुँचती है तो यूशन यहाँ पर एक फ्लावर पॉट रखवा रही होती है। जियांग पूछती है कि ये क्या है। तो यूशन बताती है कि ये शू ने भेजा है यहाँ पर। और
जियांग इसी बात पर हैरान हो रही होती कि आखिर शू ने इसको ये क्यों भिजवाया है। जियांग शू के भेजे हुए प्लांट को देख रही होती है तो यूशन कहती है कि ये प्लांट तो इतना खास नहीं है, लेकिन ये फ्लावर पॉट काफी पुराना है। जियांग कहती है कि आप तो इसमें माहिर हैं। तो यूशन कहती है कि मुझे इस तरह की चीजें अच्छी लगती है। जियांग कहती है कि जब कोई किसी को तोहफे में प्लांट भेजता है तो वो रोजेज या लिलीज वगैरह का फ्लावर पॉट भेजते हैं, लेकिन शू ने तो मुझे कैक्टस ही भेज दिया है। पता नहीं अब इसका क्या मतलब है। यूशन कहती है कि मतलब जो भी हो, अहम ये है कि तोहफा बहुत देखकर सिलेक्ट किया गया है। यूशन कहने लगती है कि अगर तुम शू को पसंद करती हो तो तुम्हें अपने दिल को फॉलो करना चाहिए, और अगर तुम उसको पसंद नहीं करती तो फिर तुम्हें शू से दूर रहना चाहिए। जियांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मेरे लिए सिर्फ ये अहम है कि मुझे तेंग्यू के लिए डिजाइनर चाहिए। अब फैक्ट्री से जाते हुए जियांग शू को मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारा भेजा हुआ प्लांट मिल गया था, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। साथ ही शू की कॉल आ जाती है जो कहने लगता है कि ये प्लांट बहुत कीमती है, तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। जियांग कहती है कि अगर ये इतना कीमती है तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसको वापस ले जाना चाहिए। शू कहता है कि मैं तुम्हें तोहफे में दी हुई चीज कैसे वापस दे सकता हूँ। जियांग कहती है कि अगर तुम्हारा ये कीमती प्लांट मेरी देखभाल में मर गया तो शू कहता है कि फिर तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये सुनकर जियांग तो हैरान हो जाती है। शू कहने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे घर पर ये 2 प्लांट से तो मैंने तुम्हें एक भेज दिया है। जियांग शू को थैंक्स बोलकर कॉल बंद कर देती है। कॉल बंद होने के बाद शू सोच रहा होता है कि उसको हिंट मिल गया होगा या नहीं। जियांग काफी अपसेट बैठी होती है तो इसे मिस्टर ली का मैसेज आता है। वो कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे डैड से जो पैसे लिए थे वो मैं इस साल के आखिर तक तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। यहाँ से जियांग के दिमाग में एक आइडिया आता है, ये मिस्टर ली से मिलने के लिए पहुँच जाती है। जियांग मिस्टर ली से कहती है कि मैं इंटरेस्ट के बदले में ये चाहती हूँ कि आप अपनी ऐप पर मेरे शूज की एडवर्टीजमेंट करें। मिस्टर ली ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। कहते हैं कि 70% जो यूजर है इस ऐप के, उनकी एज 40 साल से कम है और तेंग्यू के जो शूज हैं उनका डिजाइन भी बहुत ओल्ड फैशन है। इसीलिए अगर तुम अपनी सेल्स बढ़ाना चाहती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और इसे बताने लगते हैं कि आज रात हमारी ऐप पर एक नेशन वाइड डांस कंपटीशन लॉन्च होने वाला है और ये कंपटीशन पूरे 1 महीने तक चलेगा। अगर तुम ये अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहती हो तो तुम मुझे तेंग्यू की फोटोज आज रात 9 बजे से पहले भेज देना। जियांग तो ये सुनकर खुश हो जाती है। यहाँ से निकलते हुए जियांग यंगजियान को कॉल करती और कहती है कि आधे घंटे में तुम मुझे ज़ोयांग के पेंट किए हुए शूज ला कर दो। यंगजियान कहता है कि ज़ोयांग ये तुम्हें नहीं देगी। जियांग कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम मेरे पास ये शूज का पेड़ कैसे लाओगे। यंगजियान इसकी बात मान जाता है और अब ये ज़ोयांग के घर पर आ गया होता है। अब यंगजियान ज़ोयांग के पेंट किए हुए शूज लेकर जैसे ही नीचे आ रहा होता है तो इसकी मुलाकात ज़ोयांग की मॉम से हो जाती है। ये जाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ज़ोयांग की मॉम कहने लगती है कि थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो। अब यंगजियान जल्दी से जियांग के पास ये शूज लेकर आ जाता है और इससे पूछने लगता है कि क्या ऐसा करने से ज़ोयांग को कोई इफेक्ट नहीं होगा। जियांग कहती है कि हाँ, और ये बहुत जल्दी में शूज लेकर अंदर चली जाती है। और फिर जियांग मिस्टर ली की ऐप पर यंगजियान के दोस्त की मदद से अपने शूज की एडवर्टीजमेंट कर रही होती है। अब मिस सॉन्ग ज़ोयांग के पास आती है, कहने लगती है कि तुमने टीटी मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसीलिए तुम दूसरी कंपनी से ऑर्डर नहीं ले सकती। ज़ोयांग कहती है कि आप क्या बात कर रही हैं। तो मिस सॉन्ग इसको ये एडवर्टीजमेंट दिखाने लगती है जिसको देख कर ज़ोयांग भी हैरान होती है। और दूसरी तरफ गोंग ली शू को रिपोर्ट कर रहा होता है कि जियांग की इस एडवर्टीजमेंट के कारण तेंग्यू की सेल्स बढ़ गई हैं और शू भी जियांग से काफी इम्प्रेस दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद शू तेंग्यू आ जाता है लेकिन यूशन इसको बताती है कि जियांग तो बहुत बिजी है और वो यहाँ पर नहीं है। शू कहता है कि कोई मसला नहीं, मैं यहीं पर बैठकर जियांग का इंतजार कर लेता हूँ। यंगजियान इन सबको गुड न्यूज दे रहा होता है कि हमने 2 दिन में तकरीबन 3500 शूज के पेड़ बेच दिए हैं। इतने में जियांग को यूशन की कॉल आती है जिसको सुनते ही जियांग तेंग्यू वापस आ जाती है। जियांग शू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शू कहता है कि मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। जियांग शू को पानी देती है और कहती है कि मैं खाना खाते ही तुमसे बात करूंगी क्योंकि सुबह से मैं अब खाने वाली हूँ। जियांग ब्रेड पर बटर लगाने वाली होती है तो शू कहता है कि तुम इसको खाना कहती हो। तो जियांग कहती है कि तुम मुझे डिनर के लिए नहीं लेकर जाओगे क्योंकि मुझे ऑर्डर्स पैक करके आज रात ही भिजवाने हैं। अब जियांग ये बटर का पैक खोलने की कोशिश कर रही होती लेकिन इसे नहीं खुलता तो शू ये जियांग को खोल कर दे देता है। शू कहता है कि तुमने इस दफा बहुत ही अच्छा काम किया है। जियांग ये ब्रेड खा रही होती है तो शू इसको अपना चेहरा साफ करने के लिए टिश्यू देता है लेकिन जियांग कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर शू खुद जियांग का फेस साफ करने लगता है। शू जियांग को देखकर कहने लगता है कि क्या तुम शर्मा रही हो। तो जियांग कहती है कि नहीं, लेकिन शू इसको देखकर हंसने लगता है। शू जियांग से कहता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बॉस के हैसियत से मेरी इंस्पेक्शन खत्म हो गई है। शू कुछ और कहने वाला होता है कि जियांग खड़े होकर शू को थैंक्स कहने लगती है और शू को इसकी वाटर बोतल देकर कहती है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। अब रात में यंगजियान ज़ोयांग के पास जाता है लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल रही होती। तो फिर यंगजियान ज़ोयांग को सॉरी के मैसेजेस करने लगता है। यंगजियान ज़ोयांग को आवाज भी दे रहा होता है लेकिन ये इसकी आवाज नहीं सुनती और फिर यंगजियान यहीं पर खड़ा रहता है और अंदर बैठकर ज़ोयांग तेंग्यू के सभी शूज के डिजाइन देख रही होती है।
जियांग तेंग्यू के एनवलप्स पर ऑर्डर के लिए थैंक्स लिख रही होती है तो ये शू को मैसेज करती है कि कामयाब होने के सफर में हम साथ हैं। इस मैसेज को पढ़कर शू मुस्कुरा रहा होता है। यंग जियान बाहर बैठकर ही जोयांग का इंतजार कर रहा होता है। जोयांग अब आकर दरवाजा खोल देती है। यंग जियान अंदर आने के बाद जोयांग से कहने लगता है, इस तरीके से तुम्हारे हाथ से पेंट किए हुए शूज के डिजाइन लोगों तक पहुंच सकेंगे। सिर्फ 2 दिनों के अंदर 4000 शूज के पेयर बिक गए हैं। बहुत सारे लोगों को तुम्हारा डिजाइन बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए हम दोनों को लगता है ये कुछ कहने वाला होता है। तो जोयांग कहती है कि तुम दोनों ये चाहते हो, तुम दोनों ही इस बात के लिए एग्री हो, लेकिन क्या तुम लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि क्या मैं ये करना चाहती भी हूँ या नहीं? यंग जियान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ और कल मैं टीडी मीडिया जाकर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। जोयांग कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। यंग जियान कहता है कि तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो जोयांग कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। यंग जियान कहते हैं कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? तो जोयांग कहती है कि हाँ। ये सुनकर यंग जियान यहाँ से चला जाता है। शू की आंट इसको कॉल करके बताती है कि तुम्हारी मॉम अभी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं है और वो फैक्ट्री जा रही है। शू अब अपनी मॉम को खुद हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए आ जाता है। इसकी मॉम जाना नहीं चाह रही होती, लेकिन ये दोनों जबरदस्ती शू की मॉम को यहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन जोयांग मिस सॉन्ग से कहती है कि तेंग्यू ने सिर्फ मेरे डिजाइन किए हुए शूज सैंपल के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। तो मिस सॉन्ग कहती है कि तेंग्यू ने जो तुम्हारा डिजाइन इस्तेमाल किया है उसके उन्होंने मुझे पैसे दे दिए हैं, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जियांग यंग जियान के रेस्टोरेंट आई होती है और यंग जियान इसे कह रहा होता है कि तुम मुझे बगैर बताए ये सब कैसे कर सकती हो। जियांग कहती है कि ऐसा करने से जोयांग के काम पर इफेक्ट आ रहा था, तो इसीलिए मुझे ही जिम्मेदारी लेनी थी। इसके बाद जोयांग गौई से मिलने के लिए आती है। गौई कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जोयांग कहती है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में मुझे कुछ पेपर साइन करने थे तो मैं इसलिए आई हूँ। गौई कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आराम से कॉल कर सकती हो। जोयांग कहती है कि मैं तुमसे एक चीज के बारे में ओपिनियन लेना चाहती हूँ। और फिर ये दोनों मॉल में कॉफी के लिए आ जाते हैं। गौई से पूछता है कि फ्री यूनिकॉर्न और तेंग्यू दोनों ही तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, तो फिर तुम किसको चुनोगी? जोयांग कहती है कि टीटी मीडिया और एनिडा के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची है। गौई जोयांग से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने एक दोस्त का कॉन्टेक्ट नंबर सेंड किया है। ये लॉयर है और वो तुम्हारे इन कॉन्ट्रैक्ट्स वाले मामलात को हल करने में मदद कर सकता है। गौई जोयांग से कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि जो तुमने मुझे तेंग्यू के पेंट किए हुए शूज दिए थे? जोयांग तो बहुत ही हैरान होती है, कहती है कि क्या तुम्हारे पास वो अभी तक है? गौई कहते हैं कि हाँ, मुझे उनका डिजाइन बहुत ही पसंद आया था, तभी से मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी डिजाइनर बनोगी क्योंकि तुम्हारे पास इस काम का पैशन है। जोयांग कहती है कि आपके मुताबिक मुझे तेंग्यू को चुनना चाहिए। गौई कहता है कि ये तुम्हारा फैसला होगा कि तुम किसको चुनती हो, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अपने ड्रीम पर गिव अप नहीं करना चाहिए। जोयांग कहती है कि आपको शुक्रिया, मैं आपके एडवाइस पर जरूर गौर करूंगी। जियांग और शू तेंग्यू की कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो जियांग कहती है कि तुम बॉस हो, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हर दफा तुम्हें कैंटीन पर ही खाना खिलाने के लिए ले आती हूँ। शू कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे फेवरेट शेफ को हायर ना किया होता तो मैं तुम्हारी फूड की कॉस्ट को बढ़ाने के लिए बार बार यहाँ पर ना आता। जियांग कहती है कि जब तक तुम्हें खाना पसंद है मैं थोड़ी सी कॉस्ट तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ। जियांग कहने लगती है कि मैंने टीडी मीडिया की मिस सॉन्ग से बात की थी, लेकिन वो तैयार ही नहीं है कि जोयांग हमारे साथ काम करे, तो क्या तुम उसका माइंड चेंज करने में मेरी मदद कर सकते हो? शू कहते हैं कि हर दफा जब तुम एक्स्ट्रा पोलाइट होती हो तो मुझे पता होता है कि तुम्हारे जहन में जरूर कोई स्कीम चल रही है। जियांग कहती है कि ये काम तुम्हें कर सकते हो और जियांग इसके और सॉन्ग के रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रही होती है। शू कहता है कि तुमने मुझसे वो हर फायदा उठा लिया जो तुम उठा सकती थी, तुम तो इस काम में मास्टर हो गई हो। जियांग कहती है कि मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगी। अब जोयांग लॉयर वांग से बात कर रही होती है। लॉयर वांग इसको कह रहे होते हैं कि एनिडा के साथ जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम इसी सूरत में खत्म कर सकती हो कि तुम उनको कंपनसेशन फीस दे दो। तो जोयांग कहती है कि टीटी मीडिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या होगा? तो लॉयर कह रहा होता है कि टीटी मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना काफी मुश्किल है और अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हें 1 मिलियन यॉन इसके बदले में देना होगा। यहाँ पर यंग जियान भी आ गया होता है जो ये सारी बातें सुन रहा होता है। जोयांग कहती है कि मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।